माँ जी, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, जाने दो ना। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने बहुत जाने दिया। मुझे लगा कि माँ जी आज नहीं तो कल समझेंगी, अपना व्यवहार बदलेंगी, लेकिन माँ जी कभी नहीं बदल सकती। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अब। माँ जी की नजरों में तो जैसे बेटी होना कोई अभिशाप है, कोई गुनाह है। अरे माँ जी, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि आप भी तो किसी की बेटी है ना। राधा, बेकार की बहस मत करो, तुम घर में तमाशा मचा कर रखा है तुमने। अरे तुम्हारी बेटियों को जरा सा कुछ बोलो नहीं और तुम आग बबूला होने लगती हो। अरे ये मत भूलो कि तुम्हारी बेटियों को ब्याह कर किसी के घर जाना है, सास ससुराल संभालना है। अच्छा माँ जी, उन्हें ससुराल जाना है तो क्या मैं उनका बचपना छीन लूं, उनके चेहरे से उनकी नन्ही मुस्कान छीन लूं? माँ जी, चाहे मेरी बेटी आपके लिए कुछ मायने रखे या ना रखे, लेकिन मेरी दोनों बेटियां मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है। और आपकी तरह मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है कि मैंने दो बेटियों को जन्म दिया है। अरे हर किसी के सामने बस यही कहती है कि किस्मत फूट गई मेरी बेटे की, दो बेटियां हो गई। अरे ये जरूरी नहीं है कि बेटियां हैं तो पिता की किस्मत फूट गई है। भले ही बेटा भाग्य से होता होगा माँ जी, लेकिन मेरा मानना है कि बेटियां सौभाग्य से होती हैं। मैंने कहा राधा, बेकार का तमाशा मत करो, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और इन लड़कियों को भी लेकर जाओ। नहीं माँ जी, आपने पिछले 9 सालों से बस मेरा मुंह बंद करवाकर मुझे अंदर जाने के लिए कहा और मैं चुपचाप आपकी बात मानते गई, लेकिन अब सवाल मेरी बेटियों के भविष्य का है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अरे दीदी शांत हो जाइए ना, इतना गुस्सा मत कीजिए। चलिए दीदी अंदर चलिए, बस छोटी सी तो बात है, आप इतना क्यों बिगड़ रही हैं? हाँ नंदा, ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि मुझ पर क्या बीतती होगी, क्योंकि मैं बेटियों की माँ हूँ ना। अभी तो तुमने बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए तुम्हें मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम दूसरी बार बेटी को जन्म दोगी और तुम्हारे ही बच्चों के साथ इस तरह से भेदभाव होगा ना इस घर में, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर आज क्या बीत रही है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि नंदा बेटी को जन्म दे? अरे बेटी को क्यों जन्म देगी, वो बेटे को भी तो जन्म दे सकती है। हाँ माँ जी, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। मुझे नहीं पता कि वो अगली बार बेटे को जन्म देगी या बेटी को जन्म देगी। मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहा कि अगर उसको दूसरी संतान बेटी हो और उसके बेटे और बेटी में इसी घर में भेदभाव हो ना, तब वो मेरे दर्द को समझेगी। बस मैं ये समझाना चाहती थी। अरे बेटा जाने दो ना, अगली बार सावित्री ऐसा कुछ नहीं करेगी। नहीं बाबूजी, पिछले 6 सालों से मैं अपनी बेटियों के साथ इस तरह का भेदभाव देखते आ रही हूँ। अब मेरी बेटियाँ बड़ी हो चुकी हैं, समझदार हो चुकी हैं, वो चीजों को समझने लगी है। माँ जी के हर एक बुरे व्यवहार के बारे में वो मुझसे आकर पूछती हैं कि दादी उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं। बहू, अब तो माला भी अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई है ना, अब कोई तमाशा नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ और अंदर चलो बहू। बाबूजी, ये माला दीदी का मायका है और वो क्या अपने मायके में अब कभी नहीं लौटेगी? अरे उनके 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके 2 बेटे हैं और मैंने कभी उनके बच्चों से कोई भेदभाव नहीं किया, उनसे कोई द्वेष घृणा नहीं की मैंने। जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को प्यार देती हूँ, वैसे ही मैंने माला दीदी के 2 बेटों को प्यार दिया। लेकिन माँ जी ने हर मिनट में मुझे एहसास कराया कि मैं बेटी की माँ हूँ और माला दीदी बेटे की माँ है। अरे माला दीदी के बच्चे और मेरे बच्चों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। अगर मेरी बच्ची किसी खिलौने को पकड़ ले तो माँ जी मेरे बच्चों के हाथ से कितनी बुरी तरीके से खिलौने छीन लेती है और माला दीदी के बेटों को दे देती है, ये कहते हुए कि मेरी बच्चियां बेटियां हैं, उन्हें खिलौने से खेलने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ चूल्हा चौकी संभालेंगी और बचपन से ही चूल्हे चौकी के सामान से खेलेगी वो। ये सब तमाशा बंद करो और बताओ कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो? माँ जी, ये पहली बार नहीं हुआ है जो घर में इस बात को लेकर तमाशा हुआ है और मैं तो हमेशा आपसे बस यही विनती करके बात को जाने देती थी कि दोबारा आप बच्चों के साथ भेदभाव न करें, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं यह विनती भी नहीं करूंगी, अब तो मैं अपनी घर गृहस्थी ही अलग करना चाहती हूँ। मैं ऐसे सुकून से अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। वाह, अब आई ना तुम मुद्दे पर। अरे असल में ना तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो, इस घर के 2 टुकड़े करना चाहती हो, इसीलिए तुमने इतना सब तमाशा रचा है। इस घर में तुम 2 चूल्हे करना चाहती हो, इसीलिए ये सब तमाशा रचा है। अरे तुम्हें तो बहाना चाहिए थे अपने बच्चों का। माँ जी, मैं इस घर में रहने की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर इस घर में 2 चूल्हे भी हो गए ना तो भी इस घर में मेरे बच्चों के साथ आप ऐसा ही व्यवहार करेंगी, क्योंकि चूल्हे तो 2 हो सकते हैं लेकिन बच्चे तो इसी घर के हर कोने में खेलेंगे ना। और मुझे चूल्हा चौकी रसोई से कोई दिक्कत नहीं है, इस घर के काम काज से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुशी खुशी सबकी सेवा करते आई हूँ और घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी खुशी खुशी उठाते आई हूँ, लेकिन यह बात मेरे बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव की है। अरे दीदी जाने दो ना दीदी, कितना तिल का ताड़ कर रही हैं आप। मैंने कहा ना नंदा, अभी तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगी। जाने दो ना बहू, जाने दो, मत करो इस घर को तोड़ने की बात। बाबूजी मुझे माफ कीजिएगा, मैं कभी भी इस घर को नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं तो इसी घर की छत्र छाया में पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसी घर से मैं अपने बच्चों का भविष्य बनते देखना चाहती थी, अपने बच्चों का बचपना देखना चाहती थी। लेकिन माँ जी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अगर इस घर से जाना चाहती हो ना
तो बंटवारे में तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर सोचो अपनी दो बेटियों की परवरिश कैसे करोगी, कैसे ब्याहोगी तुम उन्हें। माँ जी, मुझे रुपए पैसे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और इनके पिता इतना तो कमा ही लेते हैं कि हम लोगों का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। वो ना ही मुझे गहने जेवर की कोई लालसा है, ना ही रुपए पैसों की कोई चाहत है। अरे नंदा, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या तमाशा सुन रही हो? अरे जाओ, अंदर मेरा पोता रो रहा है। क्या उसके रोने की आवाज तुम्हारे कान में नहीं आई? दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे पोते को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, क्यों रो रहा है? कहीं भूखा तो नहीं हो गया है वो? दौड़ो नंदा दौड़ो। हाँ माँ जी, देख लिया बाबूजी आपने, पिछले आधे घंटे से मेरी बेटियां यहाँ खड़ी होकर रो रही हैं, लेकिन माँ जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ नंदा के बेटे के रोने की आवाज आई तो माँ जी का कलेजा कांप गया। बताइए ना बाबूजी, बताइए, इतने भेदभाव के साथ कैसे रह पाऊंगी मैं इस घर में? माला दीदी तो कम से कम साल में 2-3 बार ही आती हैं और हफ्ते 2 हफ्ते रहकर वापस चली भी जाती हैं, लेकिन इन्हीं दौरान उनके बेटे और मेरी बेटियों में जो भेदभाव होता है वो मुझे कितना दुखी करता है। लेकिन बाबूजी, नंदा का बेटा तो हमेशा इस घर में रहेगा। फिर बताइए, नंदा के बेटे और मेरी बेटियों के साथ जो भेदभाव होगा वो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? बाबूजी बस बस, अभी रोने धोने का ड्रामा मत करो। तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें अब अलग घर गृहस्थी बसानी है, तो आने दो मेरे बेटे को। आज तुम्हारा ये फैसला ना मैं करवा ही देती हूँ। चलिए जी, अंदर चलिए, जब हमारा बेटा ऑफिस से आ जाएगा तब हम बात करेंगे इससे। राधा, मत जाओ बेटा इस घर से। बाबूजी, मैं इस घर से कभी जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। अच्छे काम करो बेटा, ये बच्चे भूखे हो गए होंगे। जाओ तुम इन्हें कुछ खिला पिला दो और थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। जब मेरा बेटा ऑफिस से आ जाएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे आराम से। ठीक है बाबूजी। ये है सावित्री जी और मदन जी का परिवार। सावित्री जी और मदन जी के 2 बेटे व 1 बेटी है। उनके तीनों बच्चों का विवाह संपन्न हो गया है। सावित्री जी के बड़े बेटे को 2 बेटियां हैं और छोटे बेटे को 1 बेटी है। वहीं सावित्री जी की बेटी को 2 बेटे हुए हैं। सावित्री जी का व्यवहार शुरू से ही बेटा और बेटी में भेदभावपूर्ण रहा है। बस आज इसी भेदभाव को लेकर सावित्री जी की बड़ी बहू ने आज अपने ससुराल में आवाज उठाया है, क्योंकि अपने बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव को नहीं देख पा रही है। अरे बड़ी बहू, अपने आप को समझती क्या है? इसे तो झुक कर रहना चाहिए, ससुराल में सबकी बात मानना चाहिए, क्योंकि इसने 2 बेटियों को जन्म दिया है। अरे बेटी की माँ होकर भी कितना टसन दिखा रही है ये। सावित्री, बड़ी बहू को रोक लो, उसे इस घर से जाने मत दो। अरे हटो, मैं क्यों उसे रोकूं? उसे जाना है जाने दो। बेटी की माँ होकर भी कितना टसन दिखा रही है वो, कितना मुंह चला रही थी, देखा नहीं आपने? अरे आज तो मनोज को आ जाने दो, मैं फैसला करवा ही देती हूँ। माँ, बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है अपनी पत्नी से पूछो मनोज। अरे कितना मुंह चलाती है वो, उसे यहाँ किसी का डर नहीं है, बस छोटी छोटी बात में अपने बच्चों का रोना लेकर बैठ जाती है। लेकिन माँ, मैंने आपको भी तो कितने बार समझाया कि बच्चों से इस तरह का भेदभाव मत करो। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे, वह हर चीज के बारे में पूछने लगे हैं हमसे। वाह बेटा, उस राधा ने तुझे भी पट्टी पढ़ा दी? माँ, मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। मैंने राधा को हमेशा समझाने की बहुत कोशिश की और वह बेचारी अब तक समझते भी आई है, लेकिन आप भी तो हर बात में हद ही कर देती हैं। देख लिया जी आपने? अरे यह है हमारा बेटा जो पत्नी के सिखाने पर माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो गया आज। अरे भैया, आप भी कहाँ भाभी की बेकार की बातों में ध्यान देते हैं? नहीं देवेश, तुम्हारी भाभी बेकार की बातें नहीं कर रही है। पिछले 6 सालों से यही सब चल रहा है घर में और माँ भी किसी चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा भैया, तो भाभी चाहती है कि वो इस घर से दूर चली जाए, तो क्या सच में आप भाभी के लिए हम सबको छोड़कर अलग रहने चले जाएंगे? देवेश, लगता है अभी भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई। अगर घर छोड़ने की बात है ना, तो मैं अपनी पत्नी की वजह से घर नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए यहाँ से दूर जाने की सोच रहा हूँ। नहीं बेटा, मत जाओ बेटा, बहू को समझा लो। देखो, मैं भी तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। पापा, इन 6 सालों में कभी भी आप माँ को समझा नहीं पाए और माँ तो किसी की बात मानती नहीं है, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं यहीं कहीं अड़ोस पड़ोस में एक किराए का मकान लेकर रहूंगा। मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ हमेशा आते जाते रहूंगा और इस घर के बड़े बेटे होने के नाते मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे घर में किराए से रहूंगा। मैं यहाँ से भी कोई हिस्सा या कोई रुपए पैसा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, अब तूने फैसला कर ही लिया है तो जा खुशी खुशी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, क्योंकि तेरे लिए तो तेरी पत्नी और बच्चे से बढ़कर आज कुछ नहीं है। अरे जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, तुझे उस माँ की भी कदर नहीं है, उस माँ की भी चिंता नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा माँ कि कभी न कभी आप राधा के दर्द को महसूस कर पाए। रोक लो सावित्री, रोक लो, अपने कलेजे के टुकड़े को रोक लो। इस तरह से उसे दूर मत जाने दो। एक बार वो इस घर से दूर चला गया ना, तो धीरे धीरे वह हमारी जिंदगी से भी दूर चला जाएगा। अरे छोड़ो जी, मैं किसी के पैर के नीचे गिरने वाली नहीं हूँ। अरे जाता है तो जाए, जब दोनों बेटी की परवरिश में दोनों हाथ से रुपए बहेंगे ना पानी की तरह, तब उसके अकल ठिकाने आएंगे कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। अरे देखना, वह साल 2 साल में खुद लौट कर इस घर में आएगा। माँ,
माँ भैया को रोक लो माँ, मुझे लगता है कि भैया भाभी को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अरे जाने दे बेटा, तू क्या चिंता कर रहा है? अरे तुझे पार लगाने वाला तेरा बेटा है ना। नहीं माँ, मैं भैया भाभी को रोकने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे सामने खड़े होकर यार रोना धोना मत कीजिए। जाइए आप भी कोशिश कर लीजिए अपने बहू बेटे को रोकने की, क्योंकि आपको तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है। यह तुम ठीक नहीं कर रही हो सावित्री, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो तुम बहुत पछताओगी। ऐसा मत करो सावित्री, रोक लो बहू को सावित्री, रोक लो। अरे हटो जी, मैं नहीं रोकने वाली हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने पोते के पास। कितना भरा पूरा हरा भरा परिवार है हमारा, लेकिन आज सावित्री अपने बुरे व्यवहार के चक्कर में इस परिवार को 2 भागों में बांट रही है। अगर सावित्री अपना व्यवहार बदल ले तो राधा बहू इस घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि राधा बहू सच में बहुत समझदार है। भैया भाभी, भाभी रुक जाइए, भाभी रुक जाइए दीदी, मत जाइए दीदी। भैया मत जाइए ना भैया, तुम चिंता मत करो छोटे, मैं इस घर से जा रहा हूँ, इस घर से रिश्ता तोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अरे मैं तो यहाँ आते जाते रहूंगा और मैं तुम्हारे बड़े भाई होने का फर्ज हमेशा निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे मैं चाहता हूँ कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है भैया। इस तरह सावित्री जी के बड़े बेटे बहू अपने बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। दीदी को इस तरह से नहीं जाना था। मुझे बहुत बुरा लगा कि दीदी इस तरह से रोते हुए इस घर से चली गई। लेकिन माँ जी का व्यवहार भाभी तो इतना बुरा नहीं लगता है मुझे, पर दीदी को हमेशा माँ जी के व्यवहार से ही शिकायत होती है। अरे थोड़ी बहुत चीजों के लिए माँ जी अगर डांटी देती है तो क्या ही हो जाता है। अरे छोटी बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो और मेरे पोते को यहाँ रसोई में क्यों लेकर आई हो? कितनी गर्मी है यहाँ। जाओ इसे लेकर कमरे में जाओ, बताओ क्या काम करना है रसोई का। माँ जी खाने का समय हो गया है, सोचा सबके लिए खाना बना देती हूँ। वो अच्छा खाना बनाना है तो लाओ मेरे पोते को मेरी गोद में दो और तुम बनाओ खाना। वैसे छोटी बहू, तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? अरे तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया जो तुम इतना शौक मना रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस पूरे घर परिवार में तुम्हारा राज होगा, तुम्हारा बेटा इस घर का राजा होगा। लेकिन माँ जी, दीदी का इस तरह जाना भाभी तो कुछ ठीक नहीं लगा। कितनी भोली हो छोटी बहू तुम। अरे तुम्हारी जगह कोई दूसरी बहू होती ना तो खुशी से लड्डू पेड़े बांटती अड़ोस पड़ोस में, और तुम हो कि अपनी जेठानी के जाने का शोक मना रही हो। कहीं तुम्हें काम वाम की टेंशन तो नहीं हो रही है? अगर झाड़ू पोछा बर्तन की टेंशन हो रही होगी ना तो उसकी चिंता मत करना, मैं काम वाली लगवा दूंगी घर में। इस तरह से घर की बड़ी बहू के चले जाने का दुख तो घर के सभी सदस्यों को था, सिवाय सावित्री जी को। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि 2 बेटियों का बोझ था घर में जो अब उनके सिर से हल्का हो गया। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। उधर राधा और मनोज अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी से जिंदगी बिता रही थी और इधर सावित्री जी की छोटी बहू अब दूसरी बार गर्भवती हो चुकी थी। नंदा, नंदा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं जी, मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं मुझे। लेकिन डॉक्टर ने तो अगले महीने की 2 तारीख की डेट दी है ना। लेकिन क्या करूं, मुझे तो लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। आप माँ जी को बुलाइए ना जी, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। पापा, क्या हो गया है मम्मी को? शुभ, आप जल्दी जाओ और दादी को बुला ले आओ। ओके पापा। अरे नंदा बहू, लो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, केसर वाला दूध पियोगी तो मेरा पोता स्वस्थ रहेगा। माँ अच्छा हुआ आप आ गई। माँ देखिए ना, नंदा को लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो अभी टाइम ही बताया था ना। हाँ माँ, लेकिन उसे तकलीफ हो रही है। हे भगवान, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बेटा जल्दी से जाकर तू गाड़ी निकाल और बहू को अस्पताल लेकर जा। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा, मेरे पोते को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी जल्दी जो जरूरी सामान है वो रख लेती हूँ। इस तरह देवेश जल्दी गाड़ी निकालता है और नंदा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नंदा को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और सी सेक्शन से नंदा की डिलीवरी हुई। नर्स, नंदा और मेरी बच्ची ठीक है? हाँ, नंदा और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। 3 दिन के बाद इन्हें डिस्चार्ज कराकर आप घर भी ले जा सकते हैं। मैं अभी माँ को बुला कर ले आता हूँ। अब माँ भी नंदा से बात कर सकती है, बच्ची को गोद में उठा सकती है। धन्यवाद ईश्वर, आपकी असीम कृपा से हमारा परिवार आज कंप्लीट हो गया। सुनिए जी, माँ जी और बाबूजी कहाँ हैं? नंदा, किसी ने मुझे बताया कि माँ शुभ को लेकर घर चली गई है। क्या? मुझसे मिले बिना, मेरी बच्ची से मिले बिना माँ जी घर चली गई है शुभ को लेकर? ऐसे कैसे हो सकता है जी? माँ जी को तो मेरी डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार था और अब डिलीवरी हुई है तो माँ जी यहाँ नहीं है। अच्छा, माँ जी हमेशा से यही कहती थी कि मुझे बेटा ही होगा, लेकिन मुझे बेटी हुई है। क्या इसीलिए माँ जी उदास होकर चली गई? मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है नंदा। ठीक है नंदा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि ईश्वर की कृपा से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। हाँ जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, आज मुझे राधा दीदी की बहुत याद आ रही है। आपको मालूम है
जब राधा दीदी घर से जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस दिन मुझे बेटी होगी उस दिन मुझे उनके दुख का अंदाजा होगा। देखिए ना, मेरी बच्ची आज ही इस दुनिया में आई है और इसके आते ही माँ जी के ऐसे व्यवहार ने सच में मुझे महसूस करवा दिया कि मेरी बच्ची के आने से वह खुश नहीं है। ठीक है नंदा, तुम परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। अरे सावित्री, अभी तो बहू की डिलीवरी हुई है और तुम इतने जल्दी अस्पताल से आ गई। अरे तो मैं वहाँ अस्पताल में क्या करती? वैसे भी मेरा पोता अस्पताल में बहुत परेशान हो रहा था, न वह ढंग से खेल पा रहा था और न ही कुछ खा पा रहा था। लेकिन सावित्री, इस वक्त बहू और बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें इस तरह से नहीं आना था। बेचारा देवेश अकेले सब कुछ कैसे संभालेगा? ओह, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बहू की डिलीवरी हमने सरकारी अस्पताल में करवाई है। अरे प्राइवेट अस्पताल में करवाया है, वहाँ ना खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इतने सारे नर्स है ना, देवेश सब कुछ करवा लेगा। मैं यहाँ अपने पोते की देखभाल करूंगी, वहाँ अस्पताल में परेशान होने को अपने पोते को लेकर नहीं जाती। मैंने तो सोचा था कि मेरा पोता ही होगा, लेकिन मुझे लगता है उस राधा की बात लग गई मेरी छोटी बहू को, जो उसने बेटी को जन्म दिया है। दादी, बेटी को जन्म देना अच्छी बात नहीं होती क्या? दो तुम अब सुख को जवाब, बताओ उसे, क्या बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं होता? हाँ हाँ दादी, बताइए ना। अरे सुख बेटा, बात ऐसी नहीं है, बेटियों का भी जन्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा, जो बेटे होते हैं ना, वो बेटियों से बहुत आगे होते हैं। बेटे बहुत शक्तिशाली होते हैं। बेटा घर का राजा होता है, क्योंकि बेटियों को तो शादी करके दूसरे के घर जाना पड़ता है। इसका मतलब दादी, मैं इस घर का राजा हूँ? हाँ मेरा हीरा, तू इस घर का राजा है। बस सावित्री, यही उल्टी सीधी शिक्षा देते रहना तुम इसे। दादी, और बेटा क्या क्या होता है बताइए ना मुझे। मेरा लल्ला, बेटा जो होता है ना, वो अपने माता पिता के सुख दुख का साथी होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने माता पिता के पास रहता है। लेकिन बेटियों की शादी दूसरे घर हो जाती है और वह अपने माता पिता के इतने सारे रुपए खर्च करवाकर दूसरों के घर चली जाती है और दूसरे के घर को संभालती है। इसीलिए ना बेटा सर्वश्रेष्ठ होता है बेटा। अच्छा, मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ दादी? मैं राजा हूँ इस घर का? हाँ बेटा हाँ, राजा है तू इस घर का। इस तरह सावित्री जी अपने पोते को हमेशा उल्टी सीधी शिक्षा देती थी और धीरे धीरे शुभ का भी व्यवहार बदलते गया और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। वह लड़कियों को हमेशा अपने से कम आंकने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और नंदा की बेटी 4 साल की हो जाती है और नंदा का बेटा 7 साल का हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे नंदा भी वही महसूस करने लगी थी जो इस घर में आज से 4 साल पहले राधा महसूस करती थी। भैया भैया, मेरी बॉल मुझे वापस करो। आपने मेरी बॉल क्यों ली? दो मुझे मेरी बॉल। चिंकी, तू ज्यादा नाटक मत कर, मुझे खेलना है अभी बॉल से। मेरी बॉल नहीं दे रहा है भैया। मम्मा, मेरी बॉल नहीं दे रहा है भैया। चिंकी, क्या हो गया? क्यों ड्रामा कर रही है तू? दादी दादी, देखिए ना भैया को, भैया ने मेरी बॉल ले ली, अब मुझे बॉल नहीं दे रहा है भैया। अरे तुझे बॉल से खेलने की क्या जरूरत है? तू एक लड़की है, तू जाकर ना अपने किचन के सामान से खेल, समझी ना? बॉल दे दे चुपचाप भैया को, भैया बॉल से खेलेगा क्योंकि वो बेटा है। दादी, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती हैं, मेरे सारे खिलौने भैया को दे देती हैं। ये बॉल तो मुझे मामा जी ने दिलाए थे ना, ये बॉल मेरी है दादी। हाँ मम्मी जी, ये बॉल चिंकी की है। सुप, जल्दी से चिंकी की बॉल चिंकी को वापस करो। मैं नहीं दूंगा मम्मी, मुझे बॉल से खेलनी है। सुप, चुपचाप चिंकी को बॉल वापस करो। वैसे भी तुम्हारे पास कितने सारे खिलौने हैं, तुम अपने खिलौने से खेलो ना जाकर। नंदा, तुम इस तरह से सुप को नहीं डांट सकती। अरे वो बेटा है, इस तरह से डांटना अच्छा लगता है क्या उसे? माँ जी, चिंकी बेटी है तो क्या उसे खेलने का अधिकार नहीं है? जो भी चीज उसे पसंद आती है वह चीज उसे शुभ ले लेता है। शुभ, अब तेरी बदमाशियां ना दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, अब तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे। बहू, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, बेटा ही है, हर बात में इतना तेज तेजी से डांटना चिल्लाना अच्छा नहीं है। शुभ, आओ बेटा आओ, चलो मेरे कमरे में। मैंने ना तुम्हारे दादाजी से बोलकर तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बुलवाए हैं, तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है ना? चलो चलो मेरे साथ कमरे में। ठीक है दादी। मम्मा, दादी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? मम्मा, मुझे तो दादी कभी कुछ नहीं दिलाती है। बेटा, दादी प्यार नहीं करती है तो क्या, मम्मा तो आपसे प्यार करती है ना? आप रो मत, आ जाओ मम्मा की गोदी में। मुझे तो अब राधा दीदी की बात हर पल याद आती है। अरे उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि जब मैं बेटी को जन्म दूंगी और मेरी बेटी के साथ भेदभाव होगा तब मुझे उनके दर्द का एहसास होगा, और सच में अब मुझे उनके दर्द का एहसास होता है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। दादी, मैं आ गया। अरे मेरा लल्ला, मेरा हीरा, आ गया क्रिकेट खेलकर। थक गया होगा ना बेटा? चिंकी, चिंकी जल्दी जा और भाई के लिए नींबू पानी लेकर आ। E for elephant, F for fish। चिंकी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा कि जाओ रसोई में तुम्हारी मम्मी है, उनसे जाकर नींबू पानी लेकर आओ। दादी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। हाँ हाँ, जैसे पढ़ लिख कर तो तू कलेक्टर बन जाएगी, बड़ी आई पढ़ाई कर रही हूँ। चल जा, जल्दी जा और मम्मी से नींबू पानी लेकर आ। कहना भैया अभी क्रिकेट खेल कर आया है।
मेरा लल्ला, आ दादी के पास बैठ जा बेटा। दादी, भैया भी तो नींबू पानी लेने मम्मी के पास किचन में जा सकते हैं ना? चिंकी, कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? लेकिन माँ जी, ये सुख भी तो आकर रसोई में नींबू पानी ले सकता है ना? अरे चिंकी भी तो पढ़ाई कर रही है, उसे उठाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अभी से अपनी लड़की को कामकाज नहीं सिखाओगी ना, तो आगे चलकर तुम्हें उसके ससुराल वालों से 10 बातें सुनने को मिलेगी। ये क्या बोल रही है माँ जी? चिंकी अभी मुश्किल से 4 साल की हुई है और अभी से आपको उसके ससुराल की चिंता हो गई? क्यों चिंता नहीं होगी? चिंता तो होगी ही ना, क्योंकि बेटी जो है। माँ जी, इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। आप सुब और चिंकी में कितना भेदभाव करती हैं। अब मुझे समझ में आया कि राधा दीदी इतनी दुखी क्यों होती थी। आप हमेशा चिंकी को सुब से कम क्यों आंकती हैं? अरे वो लड़की है, उसे आगे चलकर ये कापी किताब नहीं संभालने हैं, बल्कि चूल्हा चौका संभालना है, सबकी देखभाल करनी है, सबके लिए खाना बनाना है। तो अभी से यह आदत उस पर डाल कर रखोगी ना, तो आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन मेरा सुख पोता है, वह क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, अरे कितने सारे बाहरी गेम खेलता है वो, और अच्छे को हरा कर भी आता है। बताओ, लड़कियां ये सब कर लेगी क्या? क्यों नहीं माँ जी, क्या आपने लड़कियों की फुटबॉल टीम नहीं देखी है या लड़कियों की क्रिकेट टीम नहीं देखी है? देखी तो है, लेकिन लड़कियों की जो टीम होती है ना, वह हमेशा लड़कों की टीम से पीछे ही होती है। देखिए माँ जी, मैं बेकार में बहस नहीं करना चाहती, लेकिन आप जो सुख के साथ कर रही है ना, वह ठीक नहीं है। सुख, जा जाकर तू खुद नींबू पानी ले ले। नहीं, मेरा सुख नहीं जाएगा। वह पोता है, राजा है वो इस घर का, और वह लड़की वाले काम नहीं करेंगे। यह काम घर की औरतों के होते हैं, तो तुम्हें काम करना होगा। ये माँ जी, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि एक औरत तो आप भी हैं? बेकार में बहस मत करो और जाओ नींबू पानी लेकर आओ मेरे पोते के लिए। हाँ मम्मी, जो दादी कह रही है उनकी बात मानो चुपचाप, मैं इस घर का राजा हूँ। सावित्री, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अरे दोनों बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तुम्हें मालूम है ना, इसी व्यवहार के चलते राधा इस घर से गई थी। अब तुम चाहती हो क्या छोटी बहू भी अपने बच्चों को लेकर चली जाए यहाँ से? बेकार की बातें मत कीजिए। अरे बड़ी बहू की बेटियां थी तो वो लेकर चले गई, लेकिन छोटी बहू को तो बेटा भी है और उसका बेटा इस घर का राजा बनेगा, तो अभी से उसे राजा की तरह रहना चाहिए, ना कि औरतें वाले काम करने चाहिए। खड़ी क्या हो, जाओ नींबू पानी लेकर आओ इसके लिए। इस तरह सावित्री जी की वजह से शुभ का व्यवहार दिन ब दिन बुरा होते जा रहा था। अरे क्या हुआ नंदा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना जी, माँ जी शुभ को कैसे शिक्षा दे रही है। शुभ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। अरे वह मेरी भी इज्जत नहीं करता है। बस आजकल तो हर बात में यही कहता है कि मैं एक औरत हूँ और औरत की जिम्मेदारी घर संभालना होता है, घर के लोगों की देखभाल करनी होती है। अरे वो कैसे भूल सकता है कि मैं उसकी माँ हूँ? तुम भी ना नंदा, शुभ की नादानियों के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। अरे जब वो बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। आप हंस रहे हैं, आपको ये छोटी सी बात लग रही है। अरे बचपने में बच्चों को जो शिक्षा मिलती है ना, वह आगे तक उनके मस्तिष्क पटल में बसा होता है। अरे यार, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो खुद उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। मेरा लंच तैयार कर दिया तुमने? हाँ, सामने टेबल में रखा है। क्या करूं, शुभ के स्कूल से भी कितनी कंप्लेन आने लगी है। शुभ के टीचर्स बताते हैं कि वह लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उन्हें धक्का मारता है, उन्हें कुछ भी कह देता है, उन्हें लूजर कहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शुभ को समझाना ही होगा, नहीं तो शुभ कभी भी लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मम्मी, मुझे दादी ने बताया कि उन्होंने फ्रिज में चॉकलेट रखे हैं, आप जल्दी से चॉकलेट निकाल कर ले आइए, मुझे चॉकलेट खानी है। अरे बेटा, फ्रिज में ही तो सामने रखी है, जाओ तुम निकाल कर खा लो। मम्मी, मैं इस घर का राजा हूँ, आप मुझे काम नहीं बता सकती। अगर आप नहीं ला सकती तो चिंकी से कहिए, मैं जाकर नहीं लाऊंगा। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। हाँ, तुम इस घर के राजा हो, लेकिन चिंकी भी तो इस घर की रानी है। देखो, थोड़े बहुत ऐसे काम जो आप खुद कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मम्मी, मैं औरत नहीं हूँ, मैं औरतों वाले काम नहीं करूँगा। अरे फ्रिज से निकाल कर आपको लाना पड़ेगा। बदतमीज, तू कैसे भूल गया कि मैं औरत होने के साथ साथ तेरी माँ भी हूँ? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के ऊपर हाथ उठाने की? माँ जी, इसने तो आज हद ही कर दी। अरे यह मुझे बोल रहा है कि मैं औरत हूँ। अरे मूर्ख, तू ये क्या गलत बोल रहा है? तुम औरत हो तो औरत ही तो बोल रहा है वो। लेकिन माँ जी, एक औरत होने के साथ साथ मैं इसकी माँ भी हूँ। अरे अपनी माँ से कोई इस तरीके से बात करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है माँ की क्या? अगर तुम चुपचाप उसकी बात मान ली होती तो वह भी ऐसा कुछ नहीं बोलता। अच्छा, अब आप चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे से डर कर रहूं? अरे तुम उसे घर के काम बताओगे, उसे परेशान करोगे तो उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। चलो लल्ला, आ मेरे कमरे में, बता क्या बात है, मैं दूंगी तुझे। हद हो गई अब तो। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ जी ने शुभ को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। अब ना इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ बहू, जरूरी तो है, लेकिन सावित्री को सबक कौन सिखाए? बाबूजी, आपके सिवा माँ जी को कोई सबक नहीं सिखा सकता, आपको कठोर बनना ही पड़ेगा। लेकिन बहू, सावित्री किसी की बात नहीं सुनती है। सुनेंगी,
अब तो उन्हें सुनना पड़ेगा। देखिए बाबूजी, अब ना सुप अपनी दादी को भगवान मानने लगा है। दादी जो कहती है सुप को वही सच सच लगता है। वह हमारी बातों पर यकीन नहीं करता और न ही वो अब हमारी रिस्पेक्ट करता है। अब हमें सुब को नहीं बल्कि माँ जी को सबक सिखाना पड़ेगा, जिससे माँ जी को समझ में आ जाए कि सुब को वो जो शिक्षा दे रही है वो सरासर गलत है। लेकिन कैसे बहू कैसे? अगर सावित्री कभी मेरी बात मानी होती ना तो यह दिन न देखने पड़ते हमें। बाबूजी, आपने कभी सख्ती बरती ही नहीं है, इसीलिए तो आज इस घर की बड़ी बहू दूसरे के घर किराए में रह रही है, अपना इतना बड़ा घर छोड़कर। सच्ची कह रही हो बहू तुम, ये सब मेरी ही ढील का नतीजा है। अगर मैंने सावित्री को इतनी छूट न दी होती ना तो आज मेरे बेटे बहू इसी घर में होते। हाँ, मैं सावित्री को सबक सिखाऊंगा, बस बताओ कि मुझे करना क्या है। इस तरह नंदा ने अपने ससुर जी की मदद ली और अपनी सास को सबक सिखाने का प्लान बनाया। धीरे धीरे 3-4 दिन का समय बीत जाता है और एक दिन मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बेटा शुभ। क्या हुआ दादाजी? बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, मैं मेडिकल से दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, थोड़ा पैर दबा देने से दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा दादाजी, मैं आपके पैर दबा दूं? अरे ना बेटा, तू तो इस घर का राजा है ना, तू कैसे मेरे पैर दबाएगा? अरे घर के कामकाज और घर के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी तो घर की औरतों की होती है। अच्छा दादाजी, मतलब मैं मम्मी को बुला कर ले आऊँ? अरे नहीं बेटा, इस घर में मम्मी ही अकेली औरत थोड़ी ना है, तुम्हारी दादी जी भी तो औरत है ना। अरे हाँ दादाजी, मैं तो भूल ही गया था। रुकिए, मैं अभी दादी जी को बुलाता हूँ। दादी माँ। क्या हुआ लल्ला, कुछ चाहिए क्या तुझे? मुझे नहीं चाहिए दादी माँ, दादाजी के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से दादाजी के पैर दबाइए आप। है? क्या बोल रहा है तू? अरे दादाजी के पैर में दर्द है तो मैं दवाइयाँ ले आती हूँ, पैर दबाने की जरूरत क्या है? लेकिन दादी माँ, दादाजी चाहते हैं कि आप उनके पैर दबाएं। नहीं बेटा, मैं नहीं दबाऊंगी उनके पैर। दादी माँ, आप एक औरत हैं और औरत का काम होता है घर में सबकी सेवा करने का। आप दादाजी के पैर दबाइए, क्योंकि दादाजी एक लड़के हैं और इस हिसाब से दादाजी इस घर के राजा हैं। हाँ सुख, हम दोनों ही बेटे हैं, इसीलिए हम इस घर के राजा हैं और तुम्हारी दादी माँ एक औरत है, इसीलिए वह सबकी सेवा करेंगी। जल्दी से आओ, मेरे पैर दबाओ और पैर दबाने के बाद गर्मा गर्म मेरे लिए खाना ले आओ। दिमाग तो ठीक है आपका। अरे यह तो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार है ना, ये किस तरीके से बोल रहे हैं मुझे? दादी माँ, आप ही तो कहती है ना कि घर का जो लड़का होता है वो घर का राजा होता है, उसे घर के काम काज करने की जरूरत नहीं होती है, घर की जो औरतें होती हैं वो सब उसकी सेवा करती हैं, तो इस हिसाब से दादा भी राजा हैं। तो आप तो एक औरत हैं, इसीलिए आप जल्दी से दादा की सेवा कीजिए और उनके लिए अच्छा अच्छा खाने का बना कर ले आइए। ये क्या बदतमीजी है? मैं तेरी दादी माँ हूँ, तू ये क्या बार बार मुझे औरत औरत बोल रहा है? ओह दादी माँ, आप दादी माँ तो हैं, लेकिन औरत भी तो है ना, और आपका काम है घर का काम करना, क्योंकि मम्मी भी औरत है और मम्मी भी घर के काम करती है। मैं तो हमेशा आपकी बात मानता हूँ दादी माँ। अरे बदतमीज, मैंने तुझे कितना खिलाया पिलाया, कितने लाड दुलार से रखा, और तू आज अपनी दादी माँ को औरत औरत बोल रहा है। जरा भी तमीज नहीं है तेरे अंदर। माँ जी, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? आपने बबूल का पेड़ लगाया है, फिर आम खाने की इच्छा क्यों कर रही है? दादी माँ, आप एक औरत है, जाइए जल्दी से दादाजी के पैर दबाइए। बदतमीज। दादी माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ बेटा, लेकिन ये हाथ उठाने में बहुत देर कर दी मैंने। आज तूने जब मेरा अपमान किया ना, तब मुझे तेरी मम्मी और तेरी बड़ी मम्मी का दर्द समझ में आया। मैं ही गलत थी जो तुझे गलत शिक्षा दे रही थी। लेकिन दादी माँ, आपने जो सिखाया मैंने वही तो कहा है। हाँ बेटा, सब मेरी ही शिक्षा का नतीजा है। मैं तुझे यह तो बताते गई कि लड़कियों का काम घर में चूल्हा चौकी संभालने का होता है और लड़का घर का राजा होता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना भूल गई, मैं एक लड़की हूँ और मैंने दोनों परिवार में जिंदगी भर सामंजस्य बिठा कर रखा। हाँ माँ जी, एक औरत के अंदर जितनी सहनशीलता होती है ना, उतना एक पुरुष के अंदर नहीं होता। एक औरत चाहे तो घर को संवार भी सकती है और वह चाहे तो घर को उजाड़ भी सकती है। स्त्रियों के पास अतः शक्ति होती है माँ जी। बस इसी शक्ति के बारे में आपको अब सबको बताना होगा कि एक लड़की होना अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। हाँ नंदा, सब मेरी ही गलती है बेटा, मैंने इसे गलत शिक्षा दी, लेकिन अब बारी आ गई है मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहू राधा के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी और उसे मनाकर घर वापस ले आऊंगी। जब सावित्री जी का पोता सावित्री जी का अपमान करता है, तब उन्हें अपनी गलती समझ में आती है और वह तुरंत ही अपने बड़ी बहू के घर पहुंच जाती है। अरे माँ जी, नंदा तुम? हाँ बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी बेटियों के साथ बहुत भेदभाव किया और बेटों को सर्वश्रेष्ठ बताती रही, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर लौट चलो। मेरी दोनों पोतियां कहाँ हैं बहू? देर से ही सही माँ जी, कम से कम आपको यह बात तो समझ में आई। चाहे बेटा हो या बेटी हो माँ जी, बच्चों की पहली पाठशाला उनका अपना घर होता है, अपना परिवार होता है। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वह जिंदगी भर अच्छी सोच रखेंगे।
एक स्त्री माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी भी होती है माँ जी। अगर हम अपने बेटे को बचपन से ही स्त्रियों के सम्मान करने की शिक्षा दे तो वह जिंदगी भर स्त्री के हर रूप को सम्मान देगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल संस्कार की सीख को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।